गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जो अपना पाठ करेंगे वो लखनवी अंदाज़, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो यशपाल जी के संदर्भ में मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इनके जितने भी उपन्यास हैं या इनकी रचनाएं हैं, इन्होंने बहुत ही स्वाभाविकता और सजीवता के साथ अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। और इनका जो जन्म है वो सन 1903 में पंजाब के फ़िरोज़पुर में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1976 में हुई थी। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुत्ता, झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात। ये इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि इनका जो झूठा सच उपन्यास है वो तो बहुत ही मार्मिक दस्तावेज हैं। दस्तावेज होते हैं कागज़, बहुत ही मार्मिक हैं, मर्मस्पर्शी हैं, क्योंकि इस उपन्यास में उन्होंने भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो उस समय विभाजन की त्रासदी को दर्शाया है। तो आज का जो इनका पाठ है लखनवी अंदाज़, ये भी इनकी व्यंग्यात्मक विधा की ओर इंगित होता है, को इंगित करता है। और इन्होंने इसमें जो है पतनशील जो कि अब जिसमें पतन होता जा रहा हो, गिरावट आती जा रही हो, तो जो सामंती वर्ग था, जो रईस लोग थे, उनके ऊपर उन्होंने कटाक्ष किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि वो आज भी वास्तविकता से बेखबर हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि अब उनका पतन होना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी वो बनावटी जीवन जीने के आदी हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम इनका पाठ शुरू करते हैं। इसमें उन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है और उनको साथ साथ मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो यहाँ से हमारा पाठ प्रारंभ होता है, तो साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे और मैं इसे एक्सप्लेन भी करती रहूँगी साथ ही साथ। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। जी हाँ, ये जो मुफस्सिल शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है, ये उर्दू का शब्द है और इसका मतलब होता है कि आसपास का स्थान जो होता है, आपके आसपास इर्द गिर्द जो जगह होती है वो मुफस्सिल है। तो यहाँ पर उन्होंने बात की है नवाब साहब का एक कैरेक्टर इसमें उन्होंने दर्शाया है, सफ़ेद पोश की, जो सेकंड क्लास का टिकट ले लिया उन्होंने, क्योंकि जाने के लिए, हालांकि आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए पैसा तो ज़्यादा लगता है, लेकिन उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना था और वो भीड़ से भी बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस जगह को चुना। आगे चलिए। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर ज़रा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। जी हाँ, लेखक जो नवाब साहब थे उन्होंने सोचा था कि वो डिब्बा बिल्कुल खाली मिलेगा, उनका ऐसा अनुमान था, लेकिन वो खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। जी हाँ, जब लेखक उसमें गए तो नवाब साहब जो है उसमें पालथी मारकर बैठे हुए थे, सफ़ेद पोश, यानी कि वो बहुत ही सज्जन प्रतीत हो रहे थे। सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। ये वहाँ का घटनाक्रम लेखक अब हमें बता रहे हैं। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। इन पंक्तियों में लेखक ने बताया है कि जैसे ही लेखक ने उस डिब्बे में प्रवेश किया तो जो वहाँ पर सफ़ेद पोश बैठे थे उनके एकांत में मानो विघ्न पड़ गया हो, मानो उन्हें कोई कठिनाई हुई हो, वो उनके चेहरे से साफ झलक रहा था। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखक ने कह दी है। लेखक थे तो उन्होंने सोचा कि शायद लेखक जो होते हैं वो अपनी रचनाओं का निर्माण बिल्कुल एकांत में करते हैं। तो लेखक कहते हैं हमने सोचा कि ये भी शायद किसी कहानी का निर्माण करने में व्यस्त होंगे, और या फिर खीरे जैसी। खीरा क्या है? खीरे को अखाद्य क्यों माना गया है? क्योंकि खीरा जो होता है वो कड़वा होता है। तो उन्होंने कहा कि शायद ये भी कारण हो सकता है कि कोई ये ना समझ ले कि ये ना खाने लायक खीरे जैसी चीज़ को खा रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जो नवाब साहब बैठे थे उन्होंने कोई ऐसी
कोई ऐसा उत्साह नहीं दिखाया जिससे कि लेखक को लगता है कि वो शायद उनसे बात करना चाहता है। मतलब वो शांत, एकदम उन्हें इग्नोर किया, अनदेखा किया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जी हाँ, कई बार होता है ना कि लोगों की ईगो हर्ट होती है, हम आत्मसम्मान की बात करते हैं। लेखक ने देखा कि नवाब साहब उनसे बात करने के इच्छुक नहीं हैं, तो ऐसे में लेखक ने भी उनकी ओर बिल्कुल भी नज़र नहीं डाली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। ये लेखक ने अपने बारे में बताया है कि जब कोई भी देखो रचनाकार होता है वो खाली नहीं बैठते। ये समझिए कि वो खाली बैठकर भी जो है आप अपनी किसी रचना को अंजाम दे रहे होते हैं। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। वो अनुमान लगाने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि इनको बड़ी तकलीफ हुई हमारे यहाँ पर इस डिब्बे में आ जाने में। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। जी हाँ, सामंती वर्ग नवाब थे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि अकेले मुझे यात्रा करनी है और थोड़ा बहुत सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास के बजाय अगर सेकंड क्लास का टिकट लूँगा तो थोड़ा किफ़ायती भी हो जाएगा, यानी कि पैसा भी कम लगेगा, उनकी बचत हो जाएगी। और अब उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी कि शहर के किसी व्यक्ति ने उन्हें सेकंड क्लास के दर्जे में, मंझले दर्जे में, बीच के दर्जे में सफ़र करते हुए देख लिया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब वो कहते हैं कि उन्होंने सोचा होगा कि अकेले बैठे हैं तो खीरा खा लेंगे बैठकर, लेकिन अब ये समस्या कि अकेले अब खीरे कैसे खाएं सामने। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देखते रहे। कनखियाँ होते हैं बिल्कुल जब हम सीधा किसी को प्रत्यक्ष रूप से ना देखकर साइड से देखते हैं तो उसे हम कहते हैं कनखियों से देखना। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। वो गाड़ी से बाहर देखते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़। आदाब अर्ज़ होता है सम्मान करना, किसी भी व्यक्ति को नमस्ते कहना। तो उन्होंने ये उर्दू भाषा में उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे कि क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने सोचा कि अभी तो ये हमसे बात भी करने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं थे, और लेकिन अब एकदम जो है इनके व्यवहार में इतना परिवर्तन, तो ये लेखक को चीज़ पसंद नहीं आई। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं कि आप ही लीजिएगा। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि नवाब साहब ने उन खीरों को खाने के लिए भी किस तरीके से उन्होंने खीरों को खाने के लिए और तैयारी की। तो उन्होंने तौलिया झाड़कर बिछाया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जी हाँ, जब वो खीरे खाने लगे जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा घरों पर भी खीरे की कड़वाहट को मिटाने के लिए उसके सिरों को काटा जाता है और उसका झाग निकाल दिया जाता है, कड़वापन निकाल दिया जाता है, और फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। ये उनका तरीका बताया गया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि कभी जो चाट बनाने वाले होते हैं, आप उनसे कहते हो कि पैक कर दो या कुछ और, तो वो साथ में आप लोगों को नमक, जीरा आदि मसाला भी बनाकर दे देते हैं। नवाब साहब, ये एक सेकंड, यहाँ पर हम लोग नवाब साहब ने बहुत ही करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। जी हाँ, प्लावित होना यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है, पानी भर आना। यानी कि जब उन्होंने खीरे कटे हुए देखे और ये सारी चीज़ें थी, तो उनके मुंह से ये पता चल रहा था कि नवाब साहब की आंखों में जो है वो उसको खाने के प्रति, और उनके मुंह में जो है एकदम पानी भर आया था उसे देखकर। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से मैं अपनी असलियत पर उतर आए हैं। जी हाँ, वैसे तो अपने आप को रईस दिखाते हैं, लेकिन देखिए, नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। उन्होंने खीरे की तारीफ़ की और कहा कि आप इसे खा लीजिए या ले लीजिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताज़े खीरे की पनियाती फांके देखकर
पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। जी हाँ, जब उन्होंने, पनियाती होता है रसीली, पानी माना जाता है ना खीरे में, तो वो कहते हैं कि रसीली फाकों को जब हमने देखा तो हमारे मुंह में भी पानी तो ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब होता है इच्छा। मैदा भी ज़रा कमज़ोर है। यहाँ पर जो ये मैदा शब्द का प्रयोग किया गया है, ये आमाशय के लिए किया गया है, जो हमारा पाचन तंत्र होता है उसके लिए। किबला शौक फरमाए, आप ही लीजिए। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, गहरा सांस लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। ये गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। यहाँ पर यह बताया है कि उन्होंने खीरे को काटा, ये सारा प्रक्रिया कर ली, लेकिन उसके बाद उन्होंने खीरे को मुंह में नहीं रखा और उन्होंने उन्हें सूंघ कर ही खिड़की से अपनी नाकों तक लेकर गए, उसे सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पूछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो ये है खानदानी रईसों का तरीका। जी हाँ, वो यहाँ पर ये बताना चाहते थे कि खीरे जैसे अखाद्य चीज़ को, अपदार्थ चीज़ को रईस लोग नहीं खाते। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये तस्लीम शब्द है, तस्लीम होता है सम्मान में, और खम कर लेना नीचे झुका लिया गया। वो कहते हैं कि हमें उनके सम्मान में अपना सिर नीचे कर लेना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। जी हाँ, जो यहाँ पर तहजीब होता है शिष्टता, नफासत होती है स्वच्छता और नज़ाकत होती है कोमलता। तो वो कहते हैं ये है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट होता है, ये बताया गया है सूक्ष्म यानी कि बिल्कुल ही छोटा। तो इसका यही अर्थ है बढ़िया और बिल्कुल छोटा तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? लेखक कहता है कि क्या अगर ऐसा कर भी लिया जाए तो क्या इससे हमारा पेट भर सकता है? नहीं। कुल मिलाकर लेखक अप्रत्यक्ष रूप से यही बात हमें कहना चाहते हैं। नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। तो वो क्या कहते हैं कि ये खीरा जो है वो होता तो लजीज है लेकिन शकील माने जो चीज़ आसानी से न पचती हो और आमाशय पर बोझ डालती हो। तो वो कहते हैं लेकिन ये आमाशय पर बोझ डाल देता है और आसानी से नहीं पचता। ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक कहते हैं कि वाह भैया, हमें भी ये ज्ञान मिल गया, पहचाना, ये है नई कहानी के लेखक। जी हाँ, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकते हैं तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। जी हाँ, इस अंतिम पैराग्राफ में वास्तव में लेखक ये कहना चाहता है, हमें ये संदेश देना चाहता है कि जिस प्रकार किसी खाने की वस्तु को केवल सूंघ कर पेट नहीं भरा जा सकता, ठीक उसी प्रकार बिना विचार घटना और पात्रों के कोई भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। अर्थात कहानी लिखने के लिए हमें विचार की भी ज़रूरत होती है, घटना की भी ज़रूरत होती है और पात्रों की भी आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर इस पाठ में लेखक ने यहाँ पर जो नवाब थे उनकी रईसी को दिखाया है और कहा भी जाता है कि नवाबी तो चली गई लेकिन उनका बनावटीपन आज भी बरकरार है। उन्हीं लोगों के ऊपर लेखक ने व्यंग्य किया है और उन्हें ये बताने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जब तक खाने की चीज़ पेट में नहीं जाती तब तक केवल उसके सूंघने मात्र से पेट को नहीं भरा जा सकता। इसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।